बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी कॉप 29 की। और देखेंगे कि कॉप 29 जो है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लिए गए हैं क्लाइमेट को या एनवायरनमेंट को लेके। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉप 29 जो है ये कहाँ पे हुआ। तो बेसिकली कॉप 29 जो है ये बाकू में हुआ, अजरबैजान के अंदर। ठीक है, अजरबैजान बाकू के अंदर हुआ। कब से कब तक हुआ? ये नवंबर 11 से लेके 22 नवंबर तक जो है 10 दिन का ये एक इवेंट होता है जो हर साल होता है। जैसे लास्ट ईयर कॉप 28 था जो कि दुबई के अंदर हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये 10 दिन का इवेंट है, नवंबर 11 से लेके नवंबर 22 तक का बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ। कॉप किसे कहते हैं जी? कॉप कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कि जो ममालिक मेंबर्स हैं यूएन के और वो क्लाइमेट एक्शन के अंदर भी, यानी जो क्लाइमेट का 1992 का जब इनका समिट था, ठीक है, रियो अर्थ समिट जो है, तो उसके अंदर जो पार्टीज बनी थी तो उन्हें कहा जाता है क्लाइमेट में कोई भी जो ममालिक हिस्सादार होते हैं, जो कोई डील वगैरह साइन करते हैं या किसी भी चीज के ऊपर एग्री होते हैं, तो उन्हें पार्टीज कहा जाता है उसकी। तो पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है ये 1992 में इसका आगाज हुआ। ठीक है, तो ये कॉप 29 है और ये बाकू के अंदर हुआ। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी भाई कि बाकू के अंदर क्या जो है वो डिसीजन लिए गए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो क्या डिसीजन था कि भाई बाकू के अंदर जो गोल सेट किया गया वो किया गया जी 1.3 ट्रिलियन जो है सालाना का, कि हमने फाइनेंस की, इन्वायरमेंट की मद में हमने देना है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है 1.3 मिलियन एनुअली का? कि भाई जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो गरीब ममालिक हैं, ये कहा गया कि उन्हें हम सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स देंगे। कब तक? 2035 तक, ताकि जो है ये क्लाइमेट के जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो 1.3 ट्रिलियन जो कि एक बहुत बड़ी रकम है जो फिक्स की गई है डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो की टारगेट्स में क्या रखे गए हैं? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो ममालिक क्या करेंगे? वो कंट्रीब्यूट करेंगे 300 बिलियन सालाना 2035 तक। 2035 तक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो 300 बिलियन सालाना इस फंड के अंदर, ये जो 1.3 ट्रिलियन है, इस फंड के अंदर जो है वो देंगे। ठीक है, जो कि 50 बिलियन ज्यादा है जो पहले ड्राफ्ट किया गया था उससे इसको बढ़ाया गया है। और ये बहुत ही ज्यादा कहा जाता है, ये सबसे बड़ी जो है ये कॉप 29 की अचीवमेंट है कि जिसके अंदर इतनी बड़ी रकम फिक्स की गई। और ये इंटेंस डिप्लोमेसी के नतीजे के तौर पे जो है वो इतनी बड़ी रकम फिक्स हुई है कि भाई 2 दिन तक मुसलसल इसके ऊपर डिबेट लगी रही है। जो 10 दिन थे, इन 10 दिनों में से 2 दिन जो है डिप्लोमेट्स बैठे रहे कि किस तरह से इस रकम को बढ़ाया जाए, कैसे इस मसले को हल किया जाए। तो उसके नतीजे के तौर पे ये आया सामने। इसके अंदर जो स्पेशल फोकस रखा गया है वो रखा गया है जी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी अफ्रीका के अंदर जो ममालिक हैं ज्यादातर, या लैटिन अमेरिका के अंदर वैसे ममालिक हैं जो कि सबसे कम तरक्की याफ्ता हैं, उनको ग्रुपिंग के हिसाब से जो है उनकी ज्यादा मदद की जाएगी। और उसके बाद स्मॉल आइलैंड्स जो हैं, या जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, छोटे मोटे जजीरे जो हैं, ठीक है, वो, और जो छोटी डेवलपिंग स्टेट्स हैं जैसे पाकिस्तान भी है, तो इनको ये पैसा दिया जाएगा सालाना, ताकि ये क्लाइमेट के साथ लड़ सकें। इसकी अहमियत क्या है? ये जो बाकू फंड है, ठीक है, बाकू फाइनेंस फंड का नाम से दिया गया है, इसमें जो टारगेट पहले रखा गया था 100 बिलियन का सालाना का, उससे 3 गुना ज्यादा है। जाहिर बात है, पहले 100 बिलियन, अब 300 बिलियन जो है वो रखा गया है डॉलर्स का, जो डेवलप कंट्रीज देंगे। और इसमें जो कोशिश की गई है, आर्टिकल 6 जो पेरिस एग्रीमेंट का था, ठीक है जी, अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 के अंदर, ऐसा ही है। तो 2015 में ये कमिटमेंट की गई थी, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है रखे गए थे 2030 तक के, तो 2015 में ये कमिटमेंट की गई थी कि भाई हमने जो टेम्परेचर है दुनिया का उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, तो ये गोल सेट किया गया था पेरिस एग्रीमेंट पे। तो उसके हिसाब से फिर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कि भाई इसके अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि भाई फंड जो है वो रख दिया गया इतना ज्यादा। दूसरा क्या है जी? ब्रेक थ्रू इन क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर। अब इसके अंदर क्या हुआ जी? क्लाइमेट फाइनेंस का जो आर्किटेक्चर है, यानी कि किस तरह से फंडिंग होगी, क्या सिलसिला होगा, इसके अंदर क्या किया गया। अब इसमें हाई इंटीग्रिटी कार्बन मार्केट्स की बात की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझिएगा। अब नॉर्मली आपको पता है कि जो 1997 के अंदर कोयोटो प्रोटोकॉल था जो जापान के अंदर हुआ, तो कोयोटो प्रोटोकॉल के अंदर ममालिक को तकसीम किया गया था 3 इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स 1 के कंट्रीज,
इंडेक्स 2 के कंट्रीज और इंडेक्स 3 के कंट्रीज, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और उसमें पहली बार इन्होंने पाबंद किया था ममालिक को कि भाई आपने क्या करना है, आपने अपनी जो कार्बन की इमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, बेसिकली 6 गैसेस आइडेंटिफाई की गई थी, उन गैसेस को आपने लिमिट देना है। और कार्बन ट्रेडिंग का एक सिलसिला इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कार्बन ट्रेडिंग का, यानी कि हर एक को ममालिक को बाउंड किया गया कि भाई आपने क्या करना है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अगर अपनी कार्बन की लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके ऊपर फाइन होगा, और वो क्या कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं। यानी जो गरीब मुल्क हैं उनकी तो इतनी ज्यादा कार्बन पैदा नहीं होती, उनकी डेवलपमेंट कम है, तो वहां से वो कार्बन क्रेडिट ले सकते हैं और उसके बदले में वहां पे जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जिसके के तौर पे एक नई कार्बन मार्केट इमर्ज हुई थी। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर पाबंद किया गया था ममालिक को। फर्स्ट टाइम कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था। अब इससे पहले ये अमेरिका कर चुका था, उससे पहले जो है 1989 के अंदर एसिड रेन को रोकने के लिए, और उसी को फिर एक सिलसिला उन्होंने आगे किया था। तो अब यहां पे ये कहा गया कि भाई हम ये जो कार्बन की इमिशन है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं कि हाई इंटीग्रिटी कार्बन मार्केट पैदा करेंगे, कि यहाँ पे जो झूठ बिजनेस, तो जाहिर बात है अपने प्रॉफिट के लिए झूठ बोलते हैं कि भाई हमारी कार्बन इमिशन कम है, ये है वो है। और दूसरा जो ट्रेडिंग होती है ममालिक के बीच में वो भी इस तरह से होती है कि भाई वो यूएन को पता ही नहीं चलता कि भाई ये सही है या गलत है। तो कहा गया कि भाई हम ऐसी मार्केट कार्बन की इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली, पेरिस एग्रीमेंट के जो आर्टिकल 6.4 है उसके अकॉर्डिंगली, कि जहां पे उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके इंटरनेशनली, ठीक है, और उसे जो है वो कार्बन की मार्केट को जो है फ्रीली इस्तेमाल किया जा सके, कि एक कंपनी दूसरे से, एक मुल्क दूसरे से जो है खरीद सके कार्बन को और इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब ये काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आपने फिलहाल इसको इतना ही समझना है। ये कार्बन जो ट्रेडिंग है, ये कार्बन ट्रेडिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पे अगर हम फाइनेंशियल फ्लोज की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने ये कहा कि 1 ट्रिलियन सालाना 2050 तक जो है हम इस कार्बन मार्केट को लेके जाएंगे। कार्बन की कौन सी, कंप्लायंट मार्केट को लेके जाएंगे। यहाँ पे दो तरह की मार्केट्स होती हैं, एक है कंप्लायंट मार्केट जिसको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें शामिल हैं और ममालिक शामिल हैं, ठीक है, और ये एक ऐसी मार्केट है जो कि यूएन ने फिक्स की भी है बेसिकली, यानी इसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का चेक एंड बैलेंस है कि आपने कार्बन ट्रेडिंग करनी है। कोई भी बड़ी कंपनी अपनी लिमिट से ज्यादा कार्बन पैदा नहीं कर सकती, अगर वो करेगी तो फिर वो ऐसी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाएगी कि वो कार्बन उसका स्पेस में ना जाए, और अगर स्पेस में जाता है तो वहां से रिमूव किया जाए, चाहे वो प्लांटेशन हो, एफॉरेस्टेशन हो, दरख्त लगा के हो सकता है, ठीक है, अपनी कार्बन को खत्म करें, ग्रीन एनर्जीज की तरफ जाए, सोलर प्लांट कहीं किसी को लगा के दे दे, उसके बदले में किया जा सकता है। ठीक है, तो एक कंप्लायंट है, दूसरा है वॉलंटियरली मार्केट। वॉलंटियरली मार्केट हर मुल्क की अपनी हो सकती है कि भाई एक मुल्क, एक कंपनी दूसरे कंपनी से खरीदे, दूसरे से खरीदे, वो एक अलग है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा है। तो इसका पर्पस क्या था कि भाई जो रिड्यूस किया जाए, जो कॉस्ट है इंप्लीमेंटेशन की, जो नेशनल एक्शन प्लान हर मुल्क के अपने हैं, ठीक है, तो उनमें, और 250 बिलियन पर ईयर जो है इनका प्लान है कि भाई इसको लेके जाया जाए। 250 बिलियन कार्बन मार्केट को सालाना के तौर पे देखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी मार्केट है, और ये भी बिल्कुल जैसे शेयर मार्केट है वैसे कार्बन मार्केट भी है, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, और अब तो आज से ज्यादा करेंगे इसके बाद से। फंड फॉर लॉस एंड डैमेज की बात की गई यहां पे जी। लास्ट ईयर आपको याद होगा COP 28 के अंदर, ठीक है जी, COP 28 के अंदर जो है डैमेज, लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया था कि भाई जिन ममालिक को नुकसान होता है क्लाइमेट की वजह से, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया, ऐसे ही है, तो पाकिस्तान को जो डैमेज हुआ किस वजह से हुआ है, जो लॉस हुआ वो क्लाइमेट की वजह से हुआ, तो पाकिस्तान की मदद उस फंड में से की जाएगी जो बनाया गया था। तो कहा 2025 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक जो है वो 730 मिलियन रुपए जो है, सॉरी 730 मिलियन डॉलर्स जो है वो जमा हो चुके हैं उस फंड के अंदर, और मजीद जो है जो कंट्रीज है वॉलंटियरली इसको दे रहे हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है और डोनर कंट्रीज हैं जो इसके अंदर अब जो है पैसे इन्होंने सबसे ज्यादा दिए हैं। तो बेसिकली ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कार्बन मार्केट्स को कहा गया कि इनको बढ़ाया जाए, ठीक है, और कार्बन ट्रेडिंग ममालिक के लेवल के ऊपर या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो करें, इस तरह से करें कि भाई गरीब ममालिक से कार्बन अमीर ममालिक परचेज कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट, उनकी लिमिट तो कम है, और वहां पे उसके बदले में ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि कार्बन पैदा नहीं कर रही, तो उनका भी मसला हल हो जाएगा, और यहां पे जो है वो इनको भी कार्बन मिल जाएगा, कार्बन का ज्यादा लिमिट हो जाएगी इनकी। थर्ड बात की गई जी, माइलस्टोन इन नेगोशिएशंस एंड ग्लोबल कमिटमेंट्स। कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स की गई, यहाँ पे ये सारे का सारा माइलस्टोन ही था कि इतना बड़ा पैसा जो है वो रखा गया है, ये जो कार्बन मार्केट की बात की गई है। तो इसमें आर्टिकल 6 के एग्रीमेंट की बात की गई कि 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था COP 21 का, कि उसके अंदर जो कहा गया था कि भाई हम आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट ये था
जो हर बार कॉप बैठता तो उस कॉप के अंदर एक ही बात होती कि हम कैसे पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 को इंप्लीमेंट करें, यानी कार्बन की ट्रेडिंग को, समझ गए ना, कार्बन मार्केट्स को किस तरह से फेयर बनाएं ताकि ये इसको इस्तेमाल किया जाए, कार्बन की इमिशन को रोका जा सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें इस बार ब्रेक थ्रू हुआ है। अब मजीद इसमें आगे चीजें जो है फाइनलाइज होंगी। तो यहां पे ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया गया कार्बन मार्केट्स के अंदर आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंगली, और नॉन मार्केट कॉपरेशन जो है उसमें भी साथ में शामिल किया गया। ठीक है जी, कार्बन मार्केट्स और साथ में नॉन कार्बन कॉपरेशन, कि जो कार्बन नहीं है तो उससे हटके भी जो है ना ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ या आईटी की तरफ, एआई की तरफ भी जो है वो बेसिकली हम जो कॉस्ट इफेक्टिव जो क्लाइमेट के लिए है उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, डेवलपिंग नेशंस के अंदर खास करके। बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की बात की गई यहां पे कि साल के अंदर 2 बार जो रिपोर्ट सबमिट करवाई जाती है यूएन को, ठीक है, कि भाई आप क्या कार्बन के ऊपर नजर रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं। उसके अंदर 11 प्लस कंट्रीज और साथ में यूरोपीय यूनियन, 11 कंट्रीज प्लस यूरोपीय यूनियन जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई है इन कंट्रीज ने। ठीक है, और बाकू ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म जो है जो लॉन्च किया गया, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि हर मुल्क यहां पे अपनी रिपोर्ट जमा करवाए साल में 2 बार, जो ये बता सके कि क्लाइमेट के क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, कितनी इमिशन है उनके मुल्क की, कितनी कार्बन क्रेडिट परचेज किए गए, सेल किए गए। तो ये सारा एक यानी एनवायरमेंट का कंट्रोल, और साल में 2 बार रिपोर्टिंग। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट यहां पे हुआ इसी 10 दिनों के अंदर ही, जो है वर्ल्ड लीडर्स का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर 80 जो है वो हेड ऑफ द स्टेट्स उन्होंने और गवर्नमेंट्स ने जो है वो हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने बातचीत की स्ट्रेटजीज के ऊपर कि कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाए क्लाइमेट को मजीद बेहतर करने के लिए, रोकने के लिए। द बाकू एक्शन एजेंडा इनिशिएटिव यहां पे क्या है जी, बाकू एक्शन एजेंडा इनिशिएटिव क्या है कि भाई इस तरह से क्लाइमेट को लिया जाए कि जिसके ऊपर अमल भी हो सके, एक्शन हो सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के नाम से जो है वो एक बना दिया, एक पूरा सिलसिला बना दिया, जिसके तहत उन्होंने क्या कहा कि मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है ये प्लेटफॉर्म है जहां पे फाइनेंस किया जाएगा या इन्वेस्टमेंट की जाएगी, या इन्वेस्टमेंट के लोग जो यहां पे जुड़ेंगे, जिसका पर्पस क्या है कि जो ग्रीन ट्रांजिशन है, एक सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम के अंदर जाना, ठीक है, तो ग्रीन ट्रांजिशन है कंपनीज की या सिस्टम्स की, उनको सपोर्ट किया जाएगा इस फंड के तहत, या ये जो मल्टी स्टेक होल्डर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया इस बाकू के अंदर। दूसरा, ग्रीन डिजिटल एक्शन डिक्लेरेशन यहां पे लाया गया है जी, जिसके अंदर 75 प्लस कंट्रीज जो है वो शामिल थे, साथ में 1100 मेंबर्स इसके टेक इंडस्ट्री के शामिल थे, कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम क्लाइमेट के असरात को कम कर सकते हैं तो सिर्फ एक तरीका है, और वो है टेक्नोलॉजी। जैसे अब सोलर की टेक्नोलॉजी पे हम जा रहे हैं, ठीक है, विंड मिल्स पे हम जा रहे हैं, इसी तरह से और मॉडर्न वेज हैं जिससे हम जो है कार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं, समझ गए हैं। तो डिजिटल और डिजिटल टूल्स, एआई या डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम जो है वो इसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रीन डिजिटल एक्शन डिक्लेरेशन जो है इस समिट के अंदर भी शामिल हुए बहुत सारे कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस की बात यहाँ पे की गई, बाकू के अंदर गाइडिंग प्रिंसिपल सेट किए गए कि कैसे जो है वो इंसानी जो डेवलपमेंट है, यानी हम जो तरक्की कर रहे हैं, जो जंगलात काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसको किस तरह से जो है हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली करें ताकि नुकसान कम से कम हो। नेक्स्ट है जी सेक्टर स्पेसिफिक डिक्लेरेशन एंड कमिटमेंट्स। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स को, खास करके जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर रहे थे या कार्बन पैदा कर रहे थे, या जैसे टेक्नोलॉजी है, तो इन सेक्टर्स को भी टारगेट करके यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन किए गए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिड्यूसिंग मेथीन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन एक साइन किया गया, ठीक है, कि 50 प्लस कंट्रीज जो है उन्होंने, और खास करके इसमें 10 में से जो 10 टॉप कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो मेथीन पैदा करते हैं, उनमें से 8 जो है वो कंट्रीज शामिल थे, जिसमें पाकिस्तान भी एक है जो टॉप 10 में है जो मेथीन पैदा करता है, ठीक है, मेथीन गैस जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये कहां से होती है, ये जो हमारे पास ये जो खेत वगैरह है, एग्रीकल्चर का जो फुजला होता है ना, एग्रीकल्चर का ये जो डंपिंग साइट्स पे हम सारा कुछ डाल देते हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट से ये पैदा होता है, ठीक है, या जो जानवर वगैरह हैं उनके गोबर वगैरह से। तो 10 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज यहां पे शामिल हुए इस डिक्लेरेशन के अंदर कि हाँ भाई हम मेथीन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो हैं, यानी जो उनकी अपनी ममालिक की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में इन चीजों को शामिल करेंगे कि हम मेथीन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके ऊपर बातचीत की गई। COP29 डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म। इसके अलावा यहां पे क्या बात की गई जी, सेक्टर को स्पेसिफिक करके कि टूरिज्म इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट गोल है,
क्योंकि पूरी दुनिया में अब जो टूरिज्म है वो कहां हो रहा है, वो पहाड़ों के ऊपर हो रहा है, वो ग्रीन प्लेसेस पे हो रहा है। तो उनको बचाना, उनकी कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो जंगलात हैं इनको कैसे बचाया जाए टूरिज्म के थ्रू। तो उनका भाई 60 प्लस जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस बात के ऊपर उन्होंने कमिटमेंट की है कि हम सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। जैसे आप जाते हैं ना टूरिज्म में, आप देखते हैं कि भाई कहीं आप आग नहीं लगाएंगे, आपको अलाउ नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे आप जंगलात में आग नहीं लगा सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, अपना लेके जाएं बेशक, गंदगी नहीं फेंक सकते। तो इनके लिए स्ट्रिक्टर लॉज लाए जाएंगे ताकि जो है वो आप जगह जगह गंदगी ना फेंके, ठीक है। और दूसरा, कार्बन नेचुरल ट्रेवल को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप जैसे जहाज वगैरह जाते हैं तो जाहिर बात है बहुत बड़ा फ्यूल कंज्यूम होता है उसके इंजन के तौर पर। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे पहले टूरिज्म की इंडस्ट्री में ये जो फ्यूल है, ये जो सारी कार्बन पैदा हो रही है, इसको कम करने के ऊपर फोकस करेंगे। वाटर फॉर क्लाइमेट एक्शन डिक्लेरेशन की बात की गई कि साथ में पानी को फोकस किया गया और ये कहा गया कि भाई पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं और किस तरह से इसको मुस्तकबिल के लिए हम आगे जो है लेके चल सकते हैं। तो उसके ऊपर वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई। क्लाइमेट पॉलिसीज के साथ कहा गया कि इसको इंटीग्रेट किया जाए ताकि जैसे क्लाइमेट एक्शन जो है वो हर मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पानी की मैनेजमेंट भी हर मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और बेसन लेवल स्ट्रेटेजीज की बात की गई कि भाई कैसे पानी को महफूज बनाया जाए, कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज किया जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बचाया जा सके। नेक्स्ट है जी एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। एनर्जी के हवाले से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी यहाँ पे COP 29 में बात की गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एनर्जी प्लेजेस, कि भाई जितने भी मालिक थे उन्होंने इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, ठीक है, और क्लीनर एनर्जीज की तरफ यानी हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई हम रीन्यूएबल एनर्जी के जोन्स बनाएंगे, ग्रिड्स बनाएंगे और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएंगे। और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली जो कि नुकसान कम से कम करती हैं क्लाइमेट का, ठीक है, कार्बन कम से कम पैदा नहीं करती, इसके प्लेजेस किए गए। और साथ में 10 गीगावाट का रीन्यूएबल हाइड्रोजन इनिशिएटिव जो है उसको भी जो है वहां पे लॉन्च किया गया इसी के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। शिपिंग इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई कि भाई जो शिपिंग इंडस्ट्री है 50 प्लस जो शिपिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बेसिकली उनको भी साथ में शामिल किया गया कि भाई आप भी प्लेज करें कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कार्बन पैदा करती है, तो आप भी जीरो या नियर जीरो इमिशन की तरफ जाएं कम से कम 2030 तक। तो उनको भी साथ में शामिल किया गया और कहा गया कि 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हम पैदा करेंगे। अब ग्रीन हाइड्रोजन कैसे पैदा होती है, बेसिकली देखिए पानी जो है ना उससे कहा उन्हें पैदा करेंगे। H2O है, तो H2O क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पानी से यानी हम जो है वो एनर्जी टेक्नोलॉजीज को यूज करके अलग कर देंगे इसको, जो हाइड्रोजन है उसको, ठीक है, उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे। की कंट्रीब्यूशंस एंड ग्लोबल प्लेजेस और क्या किए गए जी, प्राइवेट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट सेक्टर यहां पे बनाया गया कि जो बड़े बड़े डेवलपमेंट बैंक्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, खास करके जो $10 ट्रिलियन जिनकी एसेट मौजूद हैं $10 ट्रिलियन के, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया और उनके लिए एक सिस्टम बना दिया गया, बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट क्लाइमेट प्लेटफॉर्म। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि प्राइवेट लोग पैसा कमा के पब्लिक के कामों पे लगाएं, ठीक है, I'm sorry। तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई जो 10 ट्रिलियन जो एसेट्स हैं जिनके, उनको एक जगह इन्होंने जोड़ दिया कि अब ये आप इन्वेस्टर्स होते हैं ना, क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आप उनके पास जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं भाई देखो मैं फलां प्रोजेक्ट करने लगा हूं, मुझे पैसे चाहिए। वो कहेंगे मुझे इतने पैसे देना, इतने % में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये सारे बड़े बड़े जो बैंक है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है जी, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, तो अब इन्होंने इन सबको, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को एक जगह जोड़ दिया। तो अब गरीब ममालिक या बाकी कंपनीज इनसे पैसे लेंगी और इनका जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, कि भाई आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए हमसे पैसे ले सकते हैं, हम कम कंडीशंस के ऊपर आपको पैसे देंगे। तो इनको जोड़ने का फायदा ये है। यहाँ पे 7.3 बिलियन का प्लेज किया गया है, ठीक है जी, फाइनेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और ट्रेड डे के अंदर, ठीक है, कि बेसिकली 7.3 बिलियन जो है इन्होंने पैसे रख भी दिए हैं कि ये आपको हम देंगे किसके खाते में, कि आप रीन्यूएबल एनर्जीज की तरफ जाएं और कार्बन की इमिशन की तरफ आप जाएं। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3.5 बिलियन रखे, यूके गवर्नमेंट ने जो है वो रखे हैं कि भाई 10 बिलियन हम लगाएंगे सहारा के अंदर, कि उनको हम जो कुकिंग वो करते हैं, जाहिर बात है कुकिंग वो कैसे करते हैं, जंगलात को काट के और साथ में जो है लकड़ी जला के, तो इसको हम काउंटर करेंगे कि भाई उन्हें जंगलात नहीं काटने देंगे, उनके बदले में हम उन्हें वो सोर्स ऑफ एनर्जी देंगे जिससे वो एनर्जी पैदा करे और उनकी कुकिंग की एनर्जी के तौर पे जो गंदगी या क्लाइमेट खराब हो रहा है वो कम होगा। यूके ने ये कहा, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी के अंदर जो है, और जर्मनी ने जो है वो अपना प्लेज किया है $65.1 बिलियन का, कि हम भी जो है वो करेंगे जी, इसके अंदर हमारा भी हिस्सा है।
इंडिजियस एंड लोकल कम्युनिटी एंगेजमेंट की यहाँ पे कॉप 29 में बात की गई। इंडिजियस कम्युनिटीज हमेशा ही क्लाइमेट की डिबेट का हिस्सा रही हैं कि भाई जो, अब देखिए क्लाइमेट की बात है तो बात किसकी होती है, जंगलात की। ऐसा ही है, जंगलात की और ऐसी कम्युनिटीज की बात होती है जो कि शहर से दूर है, उन इलाकों का भी कंजर्व करना या उनकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वहां के लोगों को साथ शामिल किया जाए, लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटीज को शामिल किया जाए ताकि क्लाइमेट को बचाया जा सके। तो बाकू वर्क प्लान फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजियस पीपल जो है ये लाया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका पर्पस क्या है कि वहां के लोकल लोगों को शामिल किया जाए कानून साजी के अंदर, ठीक है, और क्लाइमेट गवर्नेंस के अंदर और इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ताकि जो है वो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ऑनरशिप स्टीवर्डशिप आए ताकि वो उसको खराब ना करें, ठीक है, एनवायरमेंट को साथ शामिल हो। तो उनके हवाले से बातचीत की गई है। साथ में मार्जिनलाइज ग्रुप्स जो हैं, जो सोसाइटी से अलग होकर रहते हैं, जिन्हें मार्जिनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है, गरीब कम्युनिटीज जो हैं, उनको कहा गया कि हम साथ में शामिल करेंगे। हाई लेवल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन की यहां पे बातचीत की गई है जी, कि एक तो हाई लेवल डिप्लोमेसी हमने देखी इन 10 दिनों के अंदर, क्लाइमेट के हवाले से हमने डिप्लोमेसी देखी, और साथ में ग्लोबल कोऑपरेशन की जो है बातचीत की गई है। तो यहां पे कहा गया जी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, ठीक है, पहले से भी मौजूद है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है या अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है। तो इस तरह कहा कि हम मजीद बैंक्स बनाएंगे जिनका पर्पस क्या होगा कि वो क्लाइमेट के अंदर इन्वेस्ट कर सके और कार्बन को रिड्यूस कर सके। 170 बिलियन एनुअली उन्होंने कहा कि 2030 तक जो है हम बेसिकली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इन बैंक्स के थ्रू, ताकि इन ममालिक के अंदर लो इनकम के जो कंट्रीज है वहां पे बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं। ग्लोबल मेथीन प्लेज प्रोग्राम भी यहाँ पे, एक तो मेथीन का प्लेज वो लिया गया कि हम मेथीन को कम करेंगे, दूसरा एक ओवरऑल जो है प्लेज लिया गया है यूएस, चाइना और ईयू की तरफ से कि हम जो है वो रिड्यूस करेंगे मेथीन को। और एट दी एंड हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कॉप 29 की प्रेसिडेंसी है जो अजरबैजान को मिली थी, उन्होंने अपना हक अदा किया, ठीक है, क्योंकि सेटिंग्स तो उन्होंने करनी होती हैं कि क्या क्या एजेंडास जो है शामिल हैं। तो बेसिकली इन एजेंडास के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि सबसे बड़े पहले तो इतना फंड रखा गया, और आर्टिकल 6 जो है लॉस एंड डैमेज फंड के अकॉर्डिंगली उसको भी कहा गया 2025 से फंक्शनल हो जाएगा। तो इसको आखिर में यही कहा गया कि भाई ये एक बहुत कामयाब जो है वो एक इवेंट रहा 10 दिनों का, जिसके अंदर बड़े डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है, और खास करके कार्बन की मार्केट्स को लेके जो है बड़े डिसीजन लिए गए हैं, और आने वाले वक्त के अंदर या आने वाले सालों में मजीद जो है वो चीजों को कंट्रोल किया जाएगा, और जो ट्रेडिशनल वेस्ट से जो एनर्जीज पैदा हो रही हैं जैसे कोल है या फिर जो है वो ऑयल एंड गैस है, इसको रिड्यूस किया जाएगा, और दूसरे जो सोर्सेज है रीन्यूएबल के उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे पास कॉप 29 है जी, ठीक है।